चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम चीन को केंद्र में रख के, चाइना को सेंटर में रख के ईस्ट एशिया के बारे में समझ रहे हैं। आज हम एमर्जिंग चाइना के बारे में समझेंगे। पिछले लेक्चर में हमने चाइना 1949 तक समझ लिया था कि किस तरह से वो एक एंशियंट ट्रेडिशन से आगे बढ़ते हुए कॉलोनियलिज्म के दौर को फेस करते हुए दो फैक्शंस, दैट इज़ द कम्युनिस्ट एंड द नेशनलिस्ट फैक्शंस के आपसी सिविल वॉर से निकल के द कम्युनिस्ट पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज के चर्चा में बहुत सारे विषयों पर बात हो जाएगी। द पीपल, दैट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, द एथनिक ग्रुप्स, द एथनिसिटी, द रीजन्स, चाइना के अलग अलग रीजन्स, इन पर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बाकी तमाम चीज़ें जो भी ज़रूरी हैं मैं सब पढ़ा दूंगा और आज हम ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। शुरुआत इस बात से, इन पर्सन का नाम इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ माओ जेडुंग। और मैंने बताया था कि इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, माओ से तुंग। माओ, आपको इस शब्द को ध्यान में रखना है, ओके। ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी CCP के चेयरमैन रहे, ये चीन के राष्ट्रपति भी रहे, ओके। जो चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी है CNP, वो तो चली गई ताइवान, दैट इज़ रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो रह गई मेनलैंड चाइना में, और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को यही पार्टी एज अ गवर्नमेंट गवर्न करती रहती है, ओके। इतनी बात समझ आ गई। चलो देखो, चीन के जब हम इमरजेंस की बात करते हैं, हम उसकी ज्योग्राफी को अवॉइड करके नहीं चल सकते, उसकी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। चीन USA के बराबर का एक मुल्क है, यानी कि साइज़ में उसके बराबर का मुल्क है। कई तरह के क्लाइमेटिक डाइवर्सिटीज़ हैं, रिवर वैलीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पर हज़ारों वर्षों से संस्कृतियाँ, सभ्यताएँ बस रही हैं। वो इम्पॉर्टेंट फर्टाइल ट्रैक्ट ही बड़ी जनसंख्या का कारण भी बने, क्योंकि भारी जनसंख्या तभी है लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन वहाँ मिल रहा था, ओके। लेकिन चीन हिमालयाज़ और बाकी माउंटेंस के कारण दुनिया भर से आइसोलेटेड रहा। इसकी वजह से उसका आइसोलेशनिज़म मेंटेन रहा, वो आइसोलेटेड कंट्री के रूप में आगे बढ़ता रहा। और बाद में 1949 के बाद चाइना ने जब कम्युनिस्ट टेंडेंसी अपनाई तो उसकी इकोनॉमी स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी के रूप में प्रोसीड हुई, जो कि सपोर्ट आइसोलेशनिज़म को ही करती है, यानी कि वो ग्लोबली कनेक्ट नहीं हो पाए। वो आइसोलेशनिज़म की पॉलिसी फॉलो करते रहे, क्योंकि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी सेंटर में आ गई, प्राइवेटली कंट्रोल्ड इकोनॉमी को जगह नहीं मिली। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर क्या है। देखिए, चाइना ने 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम अपनाया था, और स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी में सीधे जो मेन प्लेयर होता है वो स्टेट होता है, द गवर्नमेंट, राज्य। यहाँ पर स्टेट ही ये तय करता है क्या प्रोड्यूस होगा, कितने अमाउंट में होगा, किस प्राइस पर वो बिकेगा, उसकी प्राइस क्या होगी, वो कितनी क्वांटिटी में होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, किस क्षेत्र में उसे बेचा जाएगा। सारे फैसले, जितने भी एंटरप्राइजिंग डिसीजंस हैं, वो सब स्टेट लेता है। लेकिन प्राइवेट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता, जिसे हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होगा, किस कीमत पर प्रोड्यूस होगा, किस क्षेत्र में बिकेगा, कितनी मात्रा में बिकेगा, ये सब मार्केट के हाथों होता है। दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई इसे तय करता है, यानी कि प्राइवेट प्लेयर इसे डिसाइड करता है। पर चाइना ने स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी सिस्टम फॉलो किया, जिसमें इकोनॉमी रेगुलेटेड और टाइटली कंट्रोल्ड होती है, ओके। अब इस 5 ईयर प्लानिंग के तहत एक प्लान इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ द चाइना, जिसके तहत ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया, दैट इज़ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कि एक बड़ी छलांग मारें आगे की तरफ। 1958 में ये कॉन्सेप्ट आया। माओ जेडंग इस कॉन्सेप्ट के फादर थे, और 1962 तक ये कॉन्सेप्ट चला, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कहीं कहीं पर 1961 भी लिखा होगा, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। लीप वही एक छलांग लेना आगे की ओर। क्या इसके मेन सेंट्रल एलिमेंट थे? सबसे पहला सेंट्रल एलिमेंट ये था कि चीन ये चाहता था कि हम इंडस्ट्रियली एक एडवांस्ड कंट्री बन जाएं। तो इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्री बनना ज़रूरी है, तभी हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को चुनौती दे पाएंगे, उनके मुकाबले टिक पाएंगे। वेस्टर्न कंट्रीज़ की जब मैं बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा यानी कि नॉर्थ अमेरिका की कंट्री, और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। तो बीइंग अ सोशलिस्ट, बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री, क्योंकि वर्ल्ड की आज की डेट में देखा जाए
तो लार्जेस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना, कम्युनिज़्म का प्रतीक है चाइना। तो एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री होने के नाते चीन का ऐसा मानना था कि अगर हमें वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के साथ मुकाबला करना है तो हमें इंडस्ट्रियली एडवांस्ड होना होगा, ये ज़रूरी है। अब इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट का क्या किया जाए, इसके लिए चाहिए होते हैं बड़े पैमाने पर फंडिंग। तो आपको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए। ये कहाँ से अवेलेबल होंगे? तो माओ जेडंग का मानना था कि इसके लिए हम एग्रीकल्चर को स्टेट कंट्रोल में ले लें। आप एग्रीकल्चर को स्टेट कंट्रोल में ले लीजिए और उसी से फंडिंग हो जाएगी इंडस्ट्री के लिए इन फाइनेंसेस की, तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की हम और जा पाएंगे। एग्रीकल्चर को स्टेट कंट्रोल में लेने का यहाँ पर क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। माओ जेडंग का मानना था कि जो प्रोडक्शन होती है उसे स्टेट मैनेज करेगा, यानी कि जो भी उगाया उस देश में स्टेट उसे कंट्रोल कर लेगा, वो स्टेट कंट्रोल्ड हो जाएगा। इसका मतलब स्टेट उसे एक खास कीमत पर परचेज करेगा और स्टेट उसे उस कीमत पर परचेज करने के बाद बढ़ी हुई कीमतों पर सेल करेगा। ओके, तो बढ़ी हुई कीमतों पर सेल करेगा और जो बीच का मार्जिन है, जिस कीमत पर परचेज़ किया, सपोज़ आपने पर केजी चीज़ 2 रुपये पर परचेज़ की और आपने उसे बेचा 6 रुपीज़ पर, तो ये जो बीच के 4 रुपये हैं, दिस 4 रुपीज़, ये आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये माना गया कि देश में जो लोग हैं जिनके पास अधिक पैसा है, उनकी जेब से पैसा निकालना ज़रूरी है, तो एग्रीकल्चर को कंट्रोल करें, प्रोडक्शन जो भी होगी उसके डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा सरकार संभाले, किस कीमत पर डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ये हम तय करेंगे। ओके, ऐसा माओ जेडंग की पॉलिसी का बेस था। इसके तहत सबसे पहली चीज़ ये की गई कि 1958 में, इसके पहले तक ज़मीन जिन भी बड़े ज़मींदारों के पास, लैंडलॉर्ड्स के पास हुआ करती थी, वो ज़मीन उनसे लेकर के जो छोटे किसान हैं यानी कि द पीजेंट्री, उनको दे दी गई। तो पहली चीज़ तो एक ये थी, जैसे बदलाव भारत में भी हुए कि जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, उनके क्लचेस से ज़मीन निकाली और जो पीजेंट्री है उनको ज़मीन बांटी। ये पहली चीज़ हुई, यानी कि ज़मीन कुछ लोगों के हाथ से निकल के ज़्यादा लोगों के हाथों में चली गई। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अब हमें उस एग्रीकल्चर को कंट्रोल करना है जिस पर बहुत सारे लोगों का हक है। तो ये कैसे हो सकता है? उसके लिए अब इसके तहत एक कंसेप्ट आएगा, दैट इज़ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म लैंड। तो कलेक्टिवाइजेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ। कलेक्टिवाइजेशन, एग्रीकल्चर लैंड कलेक्ट कर लीजिए, एग्रीकल्चर लैंड कलेक्ट करिए। उसके लिए क्या बनाई जाए? कम्यून्स बनाई जाएंगी, द कम्यून्स बनाए जाएं। जैसे कि शुरुआत की जाए धीरे धीरे, 5 से 10 परिवारों का कम्यून बनाओ एक, धीरे धीरे बढ़ करके 50 से 100 परिवारों का कम्यून बना देना, इसी को कन्वर्ट कर देना, फिर बढ़ करके 300 से 500 परिवारों का कम्यून बना देना। तो इस तरह से जितने भी गांव, जितने भी रूरल साइड, कंट्री साइड एरिया था चीन का, उसमें सरकार के द्वारा उन लोगों को कलेक्ट करके एक कम्यून में कन्वर्ट कर दिया गया और कम्युनियन सिस्टम क्रिएट हो गया। यहीं से कम्युनिज़्म शब्द भी आप जोड़ सकते हैं, इतनी बात समझ में आई? क्या मतलब है इस कम्यून का, इसको समझिए। देखिए, अब हर कम्यून को सरकार के नुमाइंदे मैनेज कर सकते हैं, यानी कि सरकार के नुमाइंदे वहाँ आएंगे, पीजेंट्स की ड्यूटी लगाई जाएगी कि आपको कितना पैदा करना है, क्या पैदा करना है और कितनी कीमत पर आपसे लिया जाएगा। ये पहली चीज़। तो इस तरह से अब किसान की जो एक फ्रीडम हुआ करती थी अपनी एग्रीकल्चर को लेके, वो ख़त्म हो गई। वो क्या उगाता है, कितनी कीमत पर बेचता है, ये सारी फ्रीडम ख़त्म कर दी गई। हो सकता है उसकी ज़मीन में उतने उगने की क्षमता ना हो, या हो सकता है कि वो अपने पास एक सरप्लस रख के ही बाकी को बाज़ार में उतारना चाहता हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसी से सुपरफिशियल टारगेट्स का कॉन्सेप्ट पैदा होगा, जो यहाँ पर नुकसान पैदा करेगा, वो हम अभी समझेंगे। पर यह है कि कम्यून को मैनेज करना ईजी है और उसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। तो कम्यून बना दिए गए और सरकार के नुमाइंदे उसे मैनेज करेंगे, लेकिन उसमें जो एक्टिविटी है फार्मिंग की,
वो वही पीजेंट करेंगे जो वहाँ पर रहते हैं। लेकिन अब वो इसे एक स्वतंत्र किसान के रूप में ना करते हुए सरकार की हिदायतों के आधार पर सरकार के लिए ही करेंगे। आई बात समझ में? अपने सारे एग्रीकल्चरल इनपुट्स, जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, जो भी उनके पास टूल्स हैं एग्रीकल्चर के, जो भी इम्प्लीमेंट्स और इक्विपमेंट्स हैं, वो उन सबको पूल इन करेंगे। तो ऐसे में उन्हें ये कहा गया कि इन कम्यून्स का फ़ायदा आपको भी होगा, क्योंकि हम अकेले अकेले किसान के लिए इरिगेशन के प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप कम्यून सिस्टम में रहते हैं तो एक लार्जर इरिगेशन प्रोजेक्ट का फ़ायदा आप सारे उठा पाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप सारे मिलकर के आपस में कोऑपरेटिव्स डेवलप करें। शुरुआत तो ऐसे ही कराई गई कि आप कोऑपरेटिव्स डेवलप करें, आपकी ज़मीनें आप ही की रहेंगी, आप इंडिपेंडेंट फैसले ले पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे उन कोऑपरेटिव्स को कम्यून में बदल दिया। यही डर भारत में था, इसलिए हमारे देश में एक कारण ये भी है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कल्चर विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों को डर हुआ कि कहीं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी कल्चर के तहत सरकारें कल को इन कोऑपरेटिव्स को टेक ओवर करके हमारी ज़मीनें हथिया ना लें, कहीं एग्रीकल्चर स्टेट कंट्रोल ना हो जाए, जबकि एग्रीकल्चर ही हमारी इंडिपेंडेंस का आधार है, फ्रीडम का आधार है। तो एक कारण ये भी था कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के एक्सपेरिमेंट कुछ बहुत नेगेटिव गए, इसलिए भारत में भी वो अपनाया ना जा सका। पर मेन आस्पेक्ट यही है कि उन्हें पहले प्रेरित किया गया कि आप एक कोऑपरेटिव सिस्टम के तहत आपस में कोऑपरेट करिए। आप छोटे छोटे किसान हैं, आपके पास बहुत कम साजो सामान है, संद कहते हैं पंजाबी में, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बहुत कम हैं। अगर आप मिलजुल करके अच्छे से अपने औज़ारों को, अपने इम्प्लीमेंट्स को पुल इन करेंगे, अपने पैसे को पुल इन करेंगे, और जो भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो शेयर होगा आप में, तो आपकी पैदावार अच्छी हो जाएगी, आपके भी दिन बदल जाएंगे, जीवन बेहतर हो जाएगा। सारी एनर्जी डायरेक्शनल मैनर में एक ही काम के लिए लगेगी, ऐसा माना गया। तो कम्यून क्रिएट किए गए। दूसरी तरफ, जहाँ एक तरफ एग्रीकल्चर फार्मर कम्युनिटी को कम्यून में आने को कहा, साथ ही उन्हें कुछ और जिम्मेदारी भी दी। अब नॉन टेक्निकल लोग हैं, पीजेंट हैं, उन्हें ये कहा गया कि आपको अपने खेतों में, अपने इन कम्यून और घरों में बैकयार्ड फर्नेसेस इंड्यूस करनी है, यानी कि जितना भी आपके पास औजार, वेस्ट मटेरियल, जितना भी आपके पास बर्तन या कुछ भी है, वो सब लेकर के आइए, भट्टियों में झोंकिए, और ये जो रीयूज्ड मेटल कॉन्सेप्ट पैदा होगा, इससे हम पूरी दुनिया को स्टील प्रोडक्शन से चुनौती देंगे। क्योंकि इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट के लिए जहाँ एक तरफ इन्वेस्टमेंट ज़रूरी था, वहीं ये भी ज़रूरी था कि रॉ मटेरियल आना ज़रूरी है, वहीं ये भी ज़रूरी है कि पैदावार के स्तर पर ज़्यादा स्टील, ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस करें। तो ऐसे में स्टील प्रोडक्शन एक मेन सेंट्रल प्लेयर था उस समय में, जिससे दुनिया से कम्पीट करने का एक दावा किया गया था कि हम करेंगे। ये सारी चीज़ों ने कैसे नुकसान पहुंचाया उसको समझिए। देखिए, हुआ ये कि उस समय में सरकार ने टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों को साथ नहीं मिलाया, उनके सलाह मशवरे नहीं लिए गए, बहुत ही अनवायबल तरीके से टेक्निकली बहुत ही पुअर प्लान्स बनाए, उनके बेसिस पर ब्रिजेस बनाए, डैम बनाए, और ये ब्रिजेस और डैम उन्हीं समयों में बड़े रूप में धराशायी हुए, नुकसान में गए। इसने देश का पैसा भी बर्बाद किया, इसने लोगों को जान माल का नुकसान भी दिया, और इसने वो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स कभी नहीं अचीव किए जो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स दिखाए गए थे लोगों को। एक तो ये चीज़ हुई, ये इसलिए फेल माना गया प्रोग्राम। दूसरी चीज़ ये हुई कि नॉन टेक्निकल लोगों को आप भट्टियों में लोहा गलाने और स्टील बनाने के लिए कह रहे हैं, जिनका काम किसानी है। तीसरी चीज़ ये हुई कि इस प्लान के तहत मेन फोकस अर्बन एरियाज़ पर रखा गया। आपने सारा ध्यान इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट के नाम पर अर्बन एरियाज़ पर रखा, और आपकी कोशिश ये थी कि अब ज़्यादा पॉपुलेशन वो होगी जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट होगी, वो शहरों में बसेंगे, वहाँ पे तो वो फार्मिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो किन्हीं भी गुड्स की डिमांड तब क्रिएट करेंगे, और वो कम सैलरीज़ में तभी चल पाएंगे अगर उन्हें जो भी वस्तुएं खानी हैं, पीनी हैं, अगर एक रेगुलेटेड अमाउंट में मिले और पूरे पर्याप्त मात्रा में मिलती रहें। हमारे शहर तभी सर्वाइव कर पाएंगे अगर शहर को हर तरह की बेसिक नेसेसिटी की सप्लाईज़ हम इंश्योर कर सकें। दूसरी, हम कीमतों को स्थिर रख सकें, स्टेबल रख सकें। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स सैलरीज़ शुरुआती तौर में कम भी दें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनने के लिए, कि ताकि उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट उतनी ना हो,
तो उन कम सैलरीज में भी सर्वाइवल हो जाए लोगों का, शहर हमारे एक बार चल पड़े। आई बात समझ में? और परचेजिंग पावर बनी रहे लोगों की, उनके हाथों से सारा पैसा ड्रेन ना हो जाए, उनकी परचेजिंग पावर बनी रहे और लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो सेविंग्स करें, ताकि लोग जो सेविंग्स करेंगे बैंकों के पास जमा होगा और बैंकों के वाया वही इन्वेस्टमेंट के तौर पर उन उद्योग धंधों को मिलेगा, वो उसी पैसे को बोरो करके निवेश करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को टारगेट करने की कोशिश की गई, अर्बन कल्चर डेवलप करके कोशिश की गई एक बायर्स का बेस बने, मार्केट बने, कोशिश की गई कि बड़े स्तर पर जो एग्रीकल्चर से फ्री होंगे लोग ड्यू टू द कम्यून सिस्टम, वो सभी के सभी फ्री लोग एज अ लेबरर इंडस्ट्री में यूज़ हो जाएंगे इन द अर्बन एरियाज़। तो एम्पल अमाउंट ऑफ लेबर मिल जाएगी जो कि चीप होगी, सस्ती होगी। तीसरा, हमारे ग्रामीण इलाकों से बन कर के आने वाला कच्चा माल, चाहे वो आयरन हो या स्टील हो, उसे ही हमारे शहरों के उद्योग धंधे उपयोग में लाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो हम ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। चौथा, हमारे शहरों के लोग जब सेविंग्स करेंगे, वही बैंकों के वाया एक लैंडिंग बन के इंडस्ट्रियलिस्ट की इन्वेस्टमेंट का काम करेगी, कैपिटल फॉर्मेशन का काम करेगी। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कम सैलरी दे कर के भी लेबर फैच कर रहे हैं, पर उस कम सैलरी में भी वो लोग बेहतर सर्वाइवल कर रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमने मैनेज कर रखा है। स्टेट खुद को डिस्ट्रीब्यूटर मान रहा है हर क्षेत्र में, और उतने में भी स्टेट ये मान रहा है कि हम इतना करके भी अच्छी खासी कीमत वसूलेंगे लोगों से, जिससे कि हमें भी फ़ायदा होगा, जिससे हम निर्माण के काम कर रहे हैं, जैसे ब्रिजेस, पावर डेवलपमेंट, डैम, इरिगेशन चैनल, कनाल्स का नेटवर्क एक्सपेंड करना, सॉइल डेवलपमेंट, लैंड डेवलपमेंट करना, और इंडस्ट्रीज़ को लोन देने, इंडस्ट्रीज़ के लिए जगहें देनी, और शहरों का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, बंदरगाह, रेलगाड़ियों का ढांचा, पूरा रेल यातायात साधन सिस्टम विकसित करना, ये सब हम करेंगे। हमारे पास इनर्मस पैसा सरप्लस होने लग जाएगा, ऐसा मान करके ये सारा सिस्टम चलाया गया। सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत दो चीज़ों पर फोकस था कि एग्रीकल्चर को बूस्ट करना है और इंडस्ट्री को एडवांस करना है, अर्बन कल्चर डेवलप करना है। एग्रीकल्चर बूस्ट का सबके कोर में एक बात थी, वो थी कलेक्टिवाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, द फार्म एरियाज़। और उसको करने का मेन रीज़न क्या है वो मैंने आपको सारा लिंक समझा दिया। अब ये योजना अटरली फेल हो गई, उसका कारण क्या हुआ उसको समझिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्हीं 3-4 वर्षों के दौरान अब सरकार की नीतियाँ क्या रही हैं उसको समझ लीजिए। एक तरफ तो सरकार का इतना भय था, इतना डर था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि माओ जेडंग का इतना डर था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, ज़मीनी स्तर पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसके सही एस्टीमेट सरकार को देते ही नहीं थे, जिसके कारण जो नकली डिमांड थी वो एज इट इज़ ही बनी रही। यानी कि वो डिमांड जो कि बढ़ा करके रखी गई डिमांड थी, ज़मीनी स्तर पर पैदावार उतनी हुई नहीं, ज़मीनी स्तर पर पैदावार फेलियर में जा रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है रिपोर्ट करने की कि ये प्लान गलत बैठ गया है, और रिपोर्टिंग नकली हुई कि हाँ पैदावार मेंटेन हो रही है। उस वजह से वो जो बढ़ा हुआ कोटा स्टेट ने रखा था वो किसी हर हाल में भी रिकवर करना है, तो किसान जो पहले कुछ सरप्लस रख भी लेते थे, आज परिस्थिति ये थी कि उनके खाने के लिए जो दाने हैं उन्हें उसके भी लाले पड़ गए, उन्हें पूरा स्क्वीज़ कर लिया गया। किसानों को लाभ तो क्या होना था वो पूरे निचोड़ लिए गए। एक परिस्थिति ये हो गई। दूसरी बड़ी चीज़, बड़े पैमाने पर लोग ग्रामीण क्षेत्र में ही एग्रीकल्चर से विमुख हुए। ऑप्शन ये बनता था कि शहरों की ओर जाकर के कामकाज करें, लेकिन जो बैकयार्ड फर्नेसेस में स्टील बना रहे थे, असल में जो बना वो बहुत ही लो क्वालिटी का पिग आयरन बना और बहुत ही कमज़ोर क्वालिटी का स्टील। घरेलू बर्तनों से, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से आप किस क्वालिटी की चीज़ बना लेंगे? और कहाँ तो उस समय स्वीडन में एक से एक स्टील बन रही थी, पूरी दुनिया में सबसे दांग जमाने वाली। तो ऐसे में इंडस्ट्री को बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी के इनपुट्स मिले, और उस इन्फीरियर क्वालिटी के इनपुट से बनने वाली चीज़ों से वो ग्लोबली कम्पीट तो नहीं कर सकते। तो एक ये कारण भी रहा कि इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस लेवल पर नहीं हो पाया। सरकार के द्वारा जो पैसा लगाया गया, निवेश किया गया, ऐसा नहीं कि सरकार ने खर्चा नहीं किया, सरकार ने पहले कंपैरेटिवली खर्चा अब बहुत ज़्यादा कर दिया,
लेकिन वो नतीजों में नहीं बदल पाया, क्योंकि जो अर्बन एरिया में इंडस्ट्री को मैनेज करने का जिम्मा है वो एक्सपर्ट्स के हाथों में ना होकर के जो प्रोडक्शन की कॉल है, जो क्या प्रोड्यूस करना है, किस कीमत पर प्रोड्यूस करना है, किस बाज़ार में बेचना है, किस कीमत पर बेचना है, ये कॉल एक्सपर्ट्स के ना होकर के सरकारी तंत्र के हुए। और सरकारी तंत्र जो कि एक्सपर्टीज़ नहीं रखता था इस फील्ड में, और वो सरकारी तंत्र जो कि एक व्यक्ति के चरित्र से भयभीत था। ऐसे में इंडस्ट्री के पास वो इनोवेशन, वो आइडियाज़, वो स्किल सेट नहीं थे जिससे कोई इंडस्ट्री कहीं कॉम्पिटिटिव बनती है। इस कारण से पैसा तो जा रहा था, इनपुट तो लग रही थी, मशीनें नहीं लग रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है, लेकिन डिज़ायरेबल क्वालिटी के प्रोडक्ट आउटपुट में नहीं आ रहे थे और उसके बायर भी क्रिएट नहीं हो रहे थे, ना तो उनकी कंट्री में ना ग्लोबली। क्योंकि असल में जब उद्योग धंधा चलेगा ही नहीं तो शहरों में रह रहे लोगों को कामकाज भी क्या मिलेगा। बड़े पैमाने पर वो जो लोग अपनी ज़िंदगी खुद चला लेते थे गांव के इलाकों में, वो आपने खेतों से फ्री करके अब शहरों में ठूस दिए। वो जब शहरों पे बर्डन बढ़ा, हाई लेवल रूरल टू अर्बन शिफ्ट हुआ, तो शहरों में भी तो मारो मार हो गई लेबर की। तो इंडस्ट्री में जितनी की ज़रूरत है वो लेबर मिली, बट बहुत बड़े स्तर पर उसे एक्सप्लॉइट किया गया। तो लेबर एक्सप्लॉइट हुई, उसे इनकम जो मिली वो बहुत ही शहरों के स्तर पर बहुत ही कम स्तर की थी। और जो दूसरे सारे फ्री बैठे हुए हैं वो शहर दर शहर भटक रहे थे कि कोई भी मिनियल स्केल की जॉब मिल जाए, हम अपने सर्वाइवल के लिए उसे अपना लें। अगली चीज़, जो उद्योग धंधों में भी काम करने वाली लेबर थी, उद्योग धंधे आउटपुट नहीं दे पा रहे थे, इसलिए 1 बाय 1 उनका भी क्लोज़र हो रहा था। वो भी फिर एक टाइम पे तो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि वो लॉसेस में जा रहे हैं, क्योंकि आप लंबे समय तक तो उसे डाटा को छुपा नहीं सकते हैं। ऐसे में वो लोग भी फ्री होने लगे जो वहाँ पर जॉब करते थे, क्योंकि उद्योग धंधों का क्लोज़र स्टार्ट हो गया। इन सब कारणों से शहर वो रफ्तार नहीं पकड़ पाए जैसा माना गया था कि शहर रफ्तार पकड़ेंगे। अगली बड़ी प्रॉब्लम देखिए, गांव के लोगों को खाने को दाने नहीं मिल रहे क्योंकि उनसे स्क्वीज़ कर लिया गया, लेकिन बड़े पैमाने पर गाँव से अनाज ले लिया गया है, स्टॉक कर लिया गया है। शहरों में अलग से लोग भूखमरी से मरे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क नहीं बना पाए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं था। अनाज, देखो चीन कैसी परिस्थिति से जूझा, समझो। यही 1959, 1960, 1961 3 वर्ष रहे हैं भयंकर फैमिन के, दुर्भिक्ष हो गया। कारण, एक तो वर्षा में कमी आई, पैदावार में कमी आई, ये तो एक नेचुरल रीज़न है, पर जिस कारण से ये हुआ है वो है अटर पॉलिसी फेलियर। क्लियरली पॉलिसी फेलियर हुआ, अनाज जो इकट्ठा हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया लोगों तक। आपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया नहीं है, लोगों तक वो अनाज पहुंच नहीं रहा है, वो अलग महंगाई और भूखमरी से मर रहे हैं। जो अनाज उगा रहे हैं उनसे सारा निचोड़ ले रहे हो आप, वो अलग भूखमरी से मर रहे हैं। और अब उनके अनाज की कीमत भी उन्हें कहाँ मिलती है, तो उनकी जो एक रूरल परचेजिंग पावर होती थी वो भी ख़त्म कर दी गई है, वो भी समाप्त कर दी गई। तो कंट्री साइड तो पूरी तरह से र्यून हो गया। अर्बन एरियाज़ बसाने थे, उसका सपना रखा था, वो हो नहीं पाया। जबकि कंट्री साइड का आरोप है कि हमें कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज़ किया अर्बन डेवलपमेंट के लिए। इस सारी नीति के सेंटर में अर्बन डेवलपमेंट था, सारा लाभ उनको देने की कोशिश थी, उनके लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया। ना वो हुए ना ये हुए, दोनों कहानियाँ सच हैं। और ऐसे में माओ जेदंग की खिलाफत होनी शुरू हो गई, उनका विरोध होने लगा। पॉलिट ब्यूरो में, पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, हर जगह उनके विरोध में स्वर उत्पन्न होने लगे। जो थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड रखते थे उन्होंने ये स्वर उत्पन्न कर दिए। ऐसे में माओ जेदंग ने देखा कि मेरी खिलाफत की आवाज़ें शुरू हो गई। उन्होंने खुद को राष्ट्रपति पद से दूर कर लिया, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन बने रहे। ये सारा घटनाक्रम 61-62 के अराउंड हुआ। उसके बाद दूसरे व्यक्ति राष्ट्रपति बने और थोड़ी लिबरल पॉलिसीज़ अपनाई जाने लगी। माओ जेदंग की पॉलिसीज़ को रिवर्ट किया जाने लगा। और धीरे धीरे जब माओ जेदंग ने ये देखा कि मेरी पॉलिसीज़ रिवर्ट हो रही हैं और मेरे खिलाफ़ आवाज़ें उठने लगी हैं, आर्टिकल्स लिखे जाने लगे हैं, पत्रकार लॉबी मेरे खिलाफ़ आवाज़ उठाने लगी है, तो 1966-67 में उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद एक और लहर खड़ी की, एग्जैक्ट 1966, और ये तब तक चली जब तक वो जीवित रहेंगे, 1976 तक। ये तब तक चलेगी, 10 साल तक। और ये क्या था, ये भी अब माओ जेदंग का अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द कल्चरल रेवोल्यूशन। कल्चरल रेवोल्यूशन, इसे कहा जाता है द ग्रेट प्रोलेटेरिएट कल्चरल रेवोल्यूशन। द ग्रेट
प्रोलेटेरिएट कल्चरल रेवोल्यूशन। इसके तहत क्या किया गया, अब ध्यान से समझिए कुछ चीज़ों को, इसको समझे इसके लिए फिर वापस आएँ। देखिए 1958 में माओ जेडंग ये लेकर के ही क्यों आए, उसका कारण क्या था, समझिए। देखिए 1958 के पहले की कहानी 1950 तक का एक ऐसा समय है जब दुनिया के दो मुल्क एक सेम पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। रशिया और चीन दोनों ही सोशलिज्म फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव होंगे रशिया में। वो क्या, स्टालिन ख़त्म होंगे और कुरुशेव गद्दी पर आएंगे। ओके, तो रशिया में एक पोजीशन होल्डर ख़त्म हुआ और एक नया पावरफुल पर्सन एक्टिवेट हो गया। जैसे ही कुरुशेव गद्दी पर आएंगे 1951 ऑनवर्ड्स, निकितिन कुरुशेव, आप इनका पूरा नाम जानते हैं, कुरुशेव। अब ये रशियन लीडर हैं। जैसे ही ये गद्दी पर आएंगे तो ये क्या करेंगे, स्टालिन के उठाए गए कदमों को रिवर्ट करेंगे। स्टालिन का जो दौर था वो रेन ऑफ टेरर था, द ग्रेट परजेस का दौर था। चुन चुन करके उसने अपने विरोधी समाप्त किए थे। अब ये उसकी नीतियों को रिवर्ट करेंगे एक लेवल पर, लेकिन इनके द्वारा अपनाए गए सॉफ्ट स्टैंस का नतीजा ये निकला कि जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ थीं जो कि बहुत प्रभावित हैं सोशलिज़म से, जहाँ की सरकारें सोशलिज़म की पद्धति पर चल रही थीं, वहाँ पर क्योंकि कुरुशेव की नीतियों में नरमी आ गई तो उन कंट्रीज़ में विरोध के स्वर दिखने लगे। जैसे पोलैंड, हंगरी, इन मुल्कों में रिवोल्यूशन होने लगे, लोगों ने रिबेलियन एटीट्यूड अपना लिया। ये सब चीज़ें माओ जेडंग देख रहा था। माओ जेडंग को ऐसा लगता था कि कुरुशेव की लगाई हुई ये आग कहीं चीन तक ना आ जाए। यानी कि आज ईस्ट यूरोप के कुछ मुल्क आवाज़ उठाने शुरू हो गए हैं सोशलिज़म कम्युनिज़म के अगेंस्ट। कुरुशेव जैसी नरम नीतियाँ अगर चलती रहीं तो कल को अगर वो आग चीन तक आ गई तो चीन में भी ये आग लगेगी। और असल में ये दौर कोल्ड वॉर का था, और कोल्ड वॉर में दो फैक्शन पहले ही भिड़ रहे थे, द कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। तो एप्रीहेंसिव हो उठे माओ जेडंग ये सोच करके कि कहीं कैपिटलिज्म अपना रास्ता ना बना ले चीन में सोशलिज्म को समाप्त करने का, कहीं अमेरिका का प्रोपेगेंडा यहाँ कामयाब ना हो जाए। इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना पड़ेगा। तो माओ जेडंग अपने मुल्क में रैलियाँ करके अपने लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करते थे कि कुरुशेव एक रिविजनिस्ट है, उसने अपने आप को हटा लिया है एक पाथ से। रिविजनिस्ट मतलब कि कुरुशेव कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन यानी कि मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के सिद्धांतों से अलग चल रहा है, और वो अपने सिद्धांतों से अब रशिया को चला रहा है और नाम यूज़ कर रहा है सोशलिज्म का, जबकि उसने असल में सारा का सारा जो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म वाला सोशलिज्म है उसे तो रिवाइज करके रख दिया अपनी थ्योरी के ओरिएंटेशन में, अपने विचारों के मुताबिक। तो माओ जेडंग कहते थे कि चीन में ये मैं रिविजनिस्ट एटीट्यूड चलने नहीं दूंगा, चीन में कोई रिविजनिज्म काम नहीं करेगा, चीन चलेगा तो मार्क्सिज्म के सिद्धांत पर चलेगा प्रॉपरली। तो 1958 में माओ जेडंग ने अपना राह रशिया से जुदा कर लिया और ये प्रोक्लेम किया कि रशियन सोशलिज्म चीन में एग्जीक्यूट नहीं होगा, द सो कॉल्ड कुरुशेव वाला सोशलिज्म। चीन का अब से अपना फॉर्म ऑफ सोशलिज्म होगा, दैट इज़ कम्युनिज्म। और उस कम्युनिज्म के तहत उन्होंने ये फॉरवर्ड पॉलिसी चलाई थी, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इट वॉज द डाइवर्जन पॉइंट ऑफ द पॉलिसी ऑफ चीन एंड रशिया। चीन इस पॉइंट पे अलग हो गया रशिया के सोशलिज्म से, और आज चीन में जो कम्युनिज्म है वो रशियन सोशलिज्म से बहुत अलग है। तो यहाँ पर फिर उन्होंने कम्यून सिस्टम चलाया, द कलेक्टिवाइजेशन। यानी कि अगर रशिया की बात करें तो वहाँ पर स्टालिन को नोटिस करें, स्टालिन ने क्या किया था, सेम कहानियाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के लिए, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट लाने के लिए उसने भी तो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ द लैंड का कॉन्सेप्ट चलाया था। लेकिन उस कलेक्टिवाइजेशन में और इस कम्युनियन सिस्टम में फ़र्क है। उसमें लैंड कलेक्ट कर लिए गए बड़े जागीरदारों के, ज़मींदारों के, जितनी भी जो बर्जुआ क्लास है वो सारी ख़त्म कर दी गई, द प्राइवेट ऑनर्स, और वो लैंड कलेक्ट करके स्टेट फार्म बना दिए गए। ज़मीन स्टेट की हो गई और उस पर लोग आकर के काम करें और अपनी सैलरी ले और जाएं।